फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल हालिम जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 39वीं एपिसोड है। और आई नो मैं आप लोगों को 40-40 मिनट की वीडियोस दे रही हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं किस तरह से आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। होप सो कि मैं सही से दे रही होंगी, क्योंकि मैं एक साथ दे रही हूँ शायद, मतलब क्योंकि अभी मैंने एक साथ ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी तक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया है, तो कुछ कह नहीं सकती। साथ में मैं फिर एडिट भी करती जा रही हूँ, साथ साथ अपलोड भी करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि जल्दी से ये आखिरी बाब ख़त्म हो जाए। बहुत टाइम ले लिया यार इसने। और मैं आप लोगों को सारी जर्नी बताऊँ, मैंने 4-4 घंटे की भी आप लोगों को हालिम की एपिसोड्स दी हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नावल था। मैंने उसके दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करके आप लोगों को इस तरह से भी दिया है। तो मेरे से जिस तरह से मैनेज होती हैं चीज़ें, मैं वैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अब मैं नहीं वैसे दे पा रही, तो अब मैं अपने अंदाज से दे रही हूँ। होप्स हो कि आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अमर बिल को जल्दी से मैंने ख़त्म करना है, क्योंकि अब मेरा कोई इरादा नहीं अभी रिसेंटली किसी लॉन्ग नावल को स्टार्ट करने का, क्योंकि एक तो ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इससे कोई ऐसा इतना फ़ायदा भी नहीं होता। क्योंकि अगर लॉन्ग नावल देखा जाए, सीधी सी बात है, तो स्टार्टिंग में आप लोग सुन लेते हो, बाद में आप लोगों को होता है जब भी ये पूरा होगा तभी आप लोग सुनेंगे। और पूरा करने के चक्कर में सारा वो क्या कहते हैं कि मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता उसको ख़त्म करने में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट नावल्स प्रोवाइड करूँगी कुछ अरसा तक, जब तक मैं तब तक अच्छे खंगालने की कोशिश करूँगी। कोई अच्छा मुझे अगर मिले तो मैं आप लोगों को वो तीनों चैनल्स पर वही सुनाऊँगी। हाँ ठीक है, बुक्स फॉरएवर पर मैंने कुछ ऐसे नावल स्टार्ट किए हुए हैं जिनकी शॉर्ट एपिसोड्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ, लेकिन उधर भी मेरा थोड़े दिनों तक इरादा है कि जो नावल मैं पढ़ रही हूँ उनको कंप्लीट करके फिर आप लोगों को वो कंप्लीट करके मतलब दे दूँ। तो आप लोग तीनों जगह पर एक्टिव हो जाइए, सही है, ताकि मुझे भी मज़ा आए आप लोगों को सुनाने में, और आप लोगों को भी अच्छा लगे सुनने में, अगर टाइम से आप लोगों को मिला करेंगी चीज़ें। अदरवाइज़ मेरी मोटिवेशन बहुत लो हो जाती है। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ। आप लोगों को नहीं पता मैं कितनी मल्टीटास्किंग करती हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, और मैं ये पहले भी शायद वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत बार। तो मुझे सब करना है, तो अगर इसमें मुझे इतनी ज़्यादा लंबी लेंथी 2-2 घंटों की वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2 घंटे की मुझे वीडियो आप लोगों को देनी है ना, तो मुझे 2 घंटे बैठ कर वो रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट 2 घंटे से ज़्यादा लगता है उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, उसका थंबनेल बनाना, और इसके अलावा उसका टाइटल बनाना, अगर समटाइम्स डिस्क्रिप्शन भी लिखना, उसका भी टाइम लगता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, ऐसे आसान नहीं होता है। और आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है, मतलब आप लोग तो सुन रहे होते हो जस्ट, लेकिन मुझे फिर मैं कुछ और नहीं कर सकती। अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर रिकॉर्डिंग ही करनी है, मैं कोई दूसरा साथ में काम नहीं कर सकती। तो फिर इसीलिए मुझे बैठकर उतना ही टाइम देना पड़ता है, और इतनी देर बैठना भी ठीक नहीं होता, इतनी देर बैठा भी नहीं जाता। तो खैर मैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खुद पर जुल्म कर लेती हूँ, बैठी रहती हूँ, एक ही काम करती रहती हूँ, और आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। तो आज भी मेरा यही इरादा है कि मैं इस पूरे नावल को ख़त्म कर दूँ, और मैं इंशाल्लाह नावल को इस लास्ट एपिसोड को ख़त्म करके ही उठूँगी। और अमर बेल को भी मैं कोई स्टार्ट करती हूँ, उसको भी ख़त्म करती हूँ। पहले मेरा इरादा था कि उसको मैं कन्वर्ट करूँ उधर, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, और टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन वैसे ये भी बात नहीं है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थोड़ा मुझे मैनेज करने के इश्यूज़ हैं कि मैं टाइम को सही से मैनेज भी नहीं कर पाती। समटाइम्स में अगर मैं रील्स देख रही होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता, मैं इतना टाइम वहाँ पर वेस्ट कर देती हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मेरी इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है कि मैं मूवीज़ देखती हूँ, ड्रामा देखती हूँ। मुझे ये फ़जूल काम अब लगता है, क्योंकि मुझे होता है कि यार ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मत देखो, कोई सबकी स्टोरीज़ मिलजुल कर सेम ही होती है। आप बस एक दफ़ा किसी चीज़ में लग जाओ तो आप फिर उसी का ही करते रहते हो। तो मैं अब बहुत प्रैक्टिकली हो गई हूँ, मैं वो थोड़ी जज्बाती नहीं रही। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ ताकि जल्दी जो भी मेरे दिल में बता दूँ। खैर ख़त्म करो इस बात को, और अभी हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। आज सारा शहर गीला गीला सा था। सूरज भी इतने पानी के बाइस नाराज़ सा हो गया और ठीक से नहीं निकला, मगर बादल थे कि बरस बरस के थकते नहीं थे। अपनी सारी स्याही समेत वो आसमान पे फ़ख्र से फैले बूंदें बरसाए जाते थे। ऐसे में एक कॉफ़ी शॉप की शीशे की दीवार पे बूंदें ठहरी हुई दिखाई देती थी। रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक सारी शॉप में फैली थी। कुछ ऑफिस के लिए तैयार लोग तेज़ी से कॉफ़ी मग पकड़ते बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग मेज़ों पर बैठे गर्म कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट के साथ डोनट खाते हुए मोबाइल पर लगे थे।
ऐसे में एक खिड़की के साथ वो बैठी थी। उसने मेज़ पे रखे मग के गर्म हैंडल को पकड़ रखा था और शीशे से बाहर गीली सड़क को देख रही थी। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सामने बैठे एडम ने मेज़ पे दस्तक दी तो तालिया चौंकी और उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। उसने मांग निकाल के बालों की पोनी बांधी हुई थी। लिबास स्याह था, इतना स्याह जैसे किसी के जनाजे पे आई हो, लेकिन गर्दन में गिरा लगा मफलर सुर्ख था। एडम देख सकता था कि वो डिस्टर्ब थी। वो इतनी देर से उसको सरमद के बारे में तफसीलात बता रहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। मैंने फातेह को मीशा की हकीकत बतानी चाहिए, वो खोई खोई अंदाज में बोली, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। सुबह उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा जिसमें लिखा था कि उनकी सिक्योरिटी टीम ने मीशा को फिर से चेक किया है, वो बिल्कुल क्लियर है। चैतालिया, मगर जाहिर है ये सब झूठ बोल रहे हैं। मीशा कौन वुमेन है और उसको जुल्किफली ने ही भेजा है। चैतालिया, वो खनखारा, क्या मालूम आप गलत हो? तुम भी मुझे अनस्टेबल और पैरानॉइड समझते हो? उसने भवें भिंच के उसे देखा। दातिन भी यही समझती है। नहीं, लेकिन आपके लिए वो 6 साल नहीं गुजरे जो हमारे लिए गुजर चुके हैं। मैं, फातेह साहब, दातिन, हम सब अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो गए हैं, लेकिन 6 साल पहले जब हम ताज़ा इस सब से निकले थे तो हम आपसे ज़्यादा अनस्टेबल थे, पैरानॉइड थे। इसीलिए तो वान फातेह ने सियासत छोड़ दी थी और मैंने यादाश्त खोने का बहाना किया था। हमें नॉर्मल होने में एक लंबा अरसा लगा था, आपको भी लगेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मीशा कोई कौन आर्टिस्ट हो। तो फिर वो मेरी तरह क्यों लगती है? क्योंकि यूँ समझिए कि उनके कंफर्ट जोन में एक ही तरह के लोग दाखिल हो सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह है। इसीलिए इत्तेफाक से उन्होंने सिर्फ ऐसी औरत को ज़िंदगी में जगह दी जो किसी तरह तालिया से मिलती जुलती थी। हर शख्स कौन आर्टिस्ट नहीं होता। चैतालिया, आपने कहा तो मैं भी ऐसे ही सोचने लग गया, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी होंगी। उसके सारे कागजात असली हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कौन वुमेन है। उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। तालिया ने हर धर्मी से शाने झुकाए। एडम ने गहरी सांस ली। अगर आप ये बात बार बार कहती रही तो वान फातेह को लगेगा कि आप जेलस हो रही हैं। मैं और जेलस? वो तल्खी से सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगी। एडम खनकारा। ओके, जब आप मलाका में थी तो मैंने कहा था कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट बना दोगे एडम? वो थके थके अंदाज में बाहर देखते हुए बोली। तो वो चौंक गया। कैसा डॉक्यूमेंट? मैं फातेह से अलग हो रही हूँ, मुझे तहलील निकाह के कागजात बनवाने हैं। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। मैं वकील नहीं हूँ, हमारी शादी इस दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कागज़ पे चंद सतूर प्रिंट कर दो, मैं फातेह से दस्तखत करवा लूँगी। चंद सतूर तो आप खुद भी लिख सकती हैं। तालिया ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। मुझसे नहीं होगा एडम। और ये वो लम्हा था जब बरसों बाद एडम बिन मोहम्मद का दिल एक दफ़ा फिर से खाली हो गया। वो चंद लम्हे बस उसे देखता रहा, दुख से, यासियत से, मलाल से। सॉरी, मैंने तुम्हारी बात काट दी। तुम कुछ कहना चाहते थे? उसने अबरू उठा के पूछा। एडम ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। सारे फैसले एक पल में हो गए थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तालिया चल हमें उसे देखती रही। उसका हाथ अभी तक मग के गर्म हैंडल पे था। वो इतना गर्म था कि ना उसके लम्ब से ठंडा हो रहा था, ना बाहर बरसती बारिश से। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ चैतालिया, आपका दिल टूटा हुआ है, आप नाखुश हैं। मैं नाखुश नहीं हूँ, बस फैसला कर चुकी हूँ। फातेह और मैं, उसने नफ़ी में सर हिलाया, हम नामुमकिन है, हम कभी साथ नहीं रह सकेंगे। इस फैसले को कुछ वक्त दें, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। वो दुखी दिल से कह रहा था। कुछ भी ठीक नहीं होगा एडम, मैं बस उनकी दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। क्या मतलब? वो तेज़ी से सीधा हुआ। डोंट टेल मी कि आप कदीम मलाका जाने का सोच रही हैं। नहीं, या अल्लाह, कभी नहीं। तालिया ने झरझरी ली। मैं बस इस मुल्क से दूर जाना चाहती हूँ। अदालत मुझे बरी कर दे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, किसी और मुल्क, किसी और शहर में। मैं अपना घर बनाऊँगी, नए दोस्त बनाऊँगी, कोई नया काम शुरू करूँगी। वहाँ कोई मेरा माजी नहीं जानता होगा, कोई मुझे नफ्सियाती मरीज़ या मुजरिम नहीं कहेगा। मेरी सारी ज़िंदगी ही नई हो जाएगी। मगर दिल तो वही पुराना होगा। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। दिल पे तालिया का इख्तियार नहीं है एडम, प्लान्स पे है। अब यही प्लान A, B और C है। मैं ये कर चुका हूँ, मुल्कों फिर चुका हूँ, नए दोस्त बना चुका हूँ, माजी से पीछा भी छुड़ा चुका हूँ। मगर मैं आपको हकीकत बताऊँ शहज़ादी, वो मेज़ पे आगे को झुका और मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया।
ये तरीका काम नहीं करता। इंसान जहाँ भी चला जाए, अगर वो अंदर से खुश नहीं है, अगर उसका दिल मोहब्बत से खाली है, तो बाहर का मंजर बदलने से कुछ नहीं होता। कदमों के नीचे जैसी ज़मीन भी हो, उसका आसमान वही रहता है। तो मुझे पेपर्स बना दोगे? वो आहिस्ता से बोली। एडम ने इस बात में सर हिला दिया। ओके। फिर बात बदल दी। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी है। आज रात आपको सरमद से मिलने जाना है। क्या आप उसे हैंडल कर लोगी? कर लूँगी। तालिया ने मग उठाया और होंठों से लगाया। उसका हैंडल अब तक ठंडा पड़ चुका था। तालिया, आपको यकीन है कि सरमद आपकी मर्ज़ी की गवाही देगा? मेरे पास एक ही गवाह बचा है एडम, और मैं उससे अपनी मर्ज़ी का बयान ज़रूर दिलवाऊंगी। वो अब कॉफ़ी पीते हुए शीशे की दीवार के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में सर्द सी आग जल रही थी। उसे अब सिर्फ खुद को बचाना था। सरमद एक दरमियाने काट का आदमी था। उम्र 40 से ऊपर थी और आंखों पे नज़र का चश्मा लगा था। ये चश्मा उस रात उसकी बेड साइड टेबल पर रखा था और वो खुद हाफ ओढ़े सो रहा था जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़ाया जाने लगा। सरमद हड़बड़ा के उठा। नाइट बल्ब की रोशनी में उसने वॉल क्लॉक को देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन रोशन की। कोई कॉल नहीं थी, यानी आने वाला उसका कोई शनासा ना था। दरवाज़ा हनूज धड़धड़ाया जा रहा था। वो ऐनक लगाता, स्लीपर्स पैरों में अड़सता बाहर आया। छोटे से घर की राहदारी अबूर की, दरवाजे तक आया और बाहर झांका। वहाँ घुंघरियाले बालों वाली एक औरत खड़ी थी, माथे पे बल डाले। वो दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। सरमद ने पट खोला और गर्दन निकाल के बाहर झांका। जी, क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? वो बिना किसी तमहीद के बोली। मैं आपको नहीं जानता, आपको किस सिलसिले में बात करनी है? तुम इसकी इजाज़त क्यों मांग रही हो? हम इससे बात किए बगैर थोड़ी जाएंगे। दीवार की ओर से एक लड़की निकली। उसने स्याह ट्राउज़र शर्ट पे स्याह हुडी पहन रखी थी। हुड ने सर ढक रखा था, लेकिन चेहरा वाज़ेह था। उसे देख के सरमद शल रह गया, लेकिन वो जेबों में हाथ डाले आगे आई और जोगर की ठोकर से दरवाज़ा खोला। हटो सामने से। आप कौन हैं और यूँ मेरे घर में क्यों चली आ रही हैं? सरमद ने बज़ाहिर जी कड़ा के कहा, मगर वो उसे रोक नहीं सकता था। वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो उसके पीछे अंदर लपका। वो लाउंज के वस्त में खड़ी गर्दन घुमा घुमा के अतराफ का जायज़ा ले रही थी। आप कौन हैं? देखिए, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। तालिया ने चेहरा मोड़ के उसे सर से पैर तक देखा। तुम मेरी तवक्को से छोटे और कमज़ोर हो, मुझे बात करने दो, तातिन दबी आवाज़ में बोली और सामने आई। देखिए सरमद साहब, हम दोनों जानते हैं कि असरा महमूद के लिए आप क्या करते थे। तातिन ने साथ ही एक कुर्सी उसके लिए रखी। वो तालिया को घूरते हुए वहाँ बैठा, जो अब टीवी कैबिनेट से टेक लगाए खड़ी, जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। मैं असरा के वालिद का मुलाजिम था, मगर मैं उनसे कहीं साल नहीं मिला। सरमद, ताती ने जब्त किया। मेरे पास गवाह हैं जो गवाही देंगे कि आप असरा के साथ ज्वेलरी सेट पे एक सेट की कीमत लगवाने गए थे। क्या ये जुर्म है? वो बिगड़ के बोला। जिस काम के बदले उन्होंने ये सेट दिया वो जुर्म था। उन्होंने मुझे कोई सेट नहीं दिया। वो माथे पे बल डाले बोला। देखिए सरमद, ताती ने फिर से कोशिश की। उन्होंने आपसे आर्सेनिक मंगवाया था। आप सिर्फ अदालत में ये बता दे तो तालिया बरी हो जाएगी। किसी को आर्सेनिक ला के देना जुर्म नहीं है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड हैक करके मेरे नाम से केक ऑर्डर करना जुर्म है। तालिया तड़क के बोली तो सरमद ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। तातन ने तनबीही नज़रों से उसे घूरा, मगर वो सरमद को देख रही थी। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं। आप पुलिस नहीं है, ना आप मुझे गिरफ्तार करवा सकती हैं। मुझे अपने राइट्स मालूम है। मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। आप क्या कर लेंगी मेरा? उसका फिक्र मुकम्मल नहीं हुआ था जब वो किसी चील की तरह उस पर झपटी। उसे गुद्दी से पकड़ के उसका चेहरा ज़बरदस्ती झुका के मेज़ से लगाया और उस पर झुकी। हक्का बक्का सी दातिन उसे रोकती रह गई, लेकिन तालिया सरमद के कान के पीछे झुक के गरा रही थी। तुमने अपनी मालकिन के साथ मिलके मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी आज़ादी छीन ली, और तुम मुझसे पूछते हो मैं तुम्हारा क्या करूँगी? तालिया प्लीज़ मुझे बात करने दो। मैं इससे बात करने नहीं आई। वो सरमद का गाल मेज़ से लगाए, उसकी गर्दन दबोचे कह रही थी। सरमद का सांस घुटने लगा। उसने हाथों से मज़ाहमत करनी चाहिए, लेकिन तालिया ने उसकी कलाई मरोड़ के कमर से लगा दी। वो बेबस होकर रह गया। मैं पुलिस नहीं हूँ। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं पुलिस से ज़्यादा बुरी हूँ। सरमद, अब मेरी बात गौर से सुनो। परसों सुबह तुम अदालत में पेश होगे और तुम मेरे हक़ में गवाही दोगे। वो चबा चबा के कह रही थी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, इतनी मुहारत से कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे नहीं जानते सरमद, मैं अपनी बर्दाश्त की इंतहा पे हूँ। उसकी गर्दन मज़ीद कुव्वत से नीचे झुकाई, गोया अभी उसका चेहरा मेज़ के शीशे में गाड़ देगी।
और ये मत समझना मैं कोई मेहरबान लड़की हूँ जो ऐसा नहीं करूँगी। मैं सफ़ेद नहीं हूँ, मैं बहुत स्याह हूँ और मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी तवक्को से बहुत छोटे और कमज़ोर हो। झटके से उसकी गर्दन छोड़ी और सीधी हुई। वो गुद्दी पे हाथ रख के खांसता हुआ सीधा हुआ। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में पानी था। उसने चंद गहरे सांस लिए और आंखें उठा के तालिया को देखा तो उन आंखों में खौफ था। मैं बात कर रही थी ना तालिया, ताती ने अफसोस से उसे तनबीह की तो स्याह हुड वाली लड़की ने कंधे उचकाए। वॉटएवर, और फिर से सीने पे बाजू लपेट लिए। सरमत फिर से खांसा। ताती ने उसकी तरफ मतवज्जे हुई। तुम जानते हो तुम्हारे दिए गए आर्सेनिक से असरा महमूद की मौत वाक़ई हुई है। वो मेरी मालकिन थी, मैं उनका वफादार था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपने लिए जहर मंगवा रही हैं। वो अब के धीमी आवाज़ में बोला और गर्दन झुका दी। मुझे मालूम होता तो मैं ना देता। आई एम सो सॉरी। मैं समझा वो किसी और के लिए है। उन्होंने कहा था उन्हें एक कीमती जान लेनी है। वो उनकी अपनी जान थी। आई एम सो सॉरी। मैं खुद कई साल से गिल्ट में हूँ। सरमत, मैं तुम्हारे माली हालात देख सकती हूँ। तुमने इन नाजायज़ कामों से कमाई गई रकम जुए में उड़ा दी है और तुम शदीद कस्म परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तातिन समझाने वाले अंदाज में बोली। हम क्रेडिट कार्ड हैक करने वाली बात गोल कर जाएंगे। तुमने सिर्फ ये कहना है कि असरा ने तुम्हें आर्सेनिक लाने को कहा था। तुम्हें मालूम नहीं था कि वो खुदकुशी कर लेंगी। अगर तुम हमारे हक में गवाही दे दो तो चैतालिया तुम्हें बहुत बड़ी रकम देंगी। तुम कहीं वर्ष के लिए सेटल हो जाओगे। वो नरमी से समझा रही थी और सरमत सर उठा के तालिया को देख रहा था जो अभी तक उसे घूर रही थी। उसने इस बात में गर्दन हिला दिया। ओके, मैं गवाही दे दूंगा। सुनो मेरी बात। तालिया फिर से घबराई। मेरे लोग तुम पे नज़र रखे हुए हैं। तुम अदालत में पेश होने से पहले भागोगे नहीं, वरना वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे, समझे तुम? कहने के साथ उसने पैर से छोटी मेज़ को ठोकर मारी। उस पर रखी टोकरी और टाइम पीस नीचे जा गिरे। फर्श पे गिरने से घड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। सरमन ने किरचियों से नज़र उठा के तालिया को देखा और इस बात में गर्दन हिला दी। साथ ही थूक निकला। मैं गवाही दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे पहले चाहिए होंगे। पैसे काम के बाद होंगे, सुना तुमने? उस सर झटक के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अब मैं इस शख्स को पे करूंगी जिसने मुझे फंसाया था। वाह, मैं तुम्हारा कार में इंतज़ार कर रही हूँ। ताती ने अफसोस से सर हिलाया और वापस उसकी तरफ मतवज्जे हुई। अब वो धीरे धीरे बोलते उससे पैसों के मामलात तय करने लगी। ट्रायल वाला दिन बहुत रोशन था। आज आसमान पे बादल थे, ना हवा तेज़ थी, बस सुनहरी सूरज था जो तेज़ चमक रहा था। सरमा की धूप की तपिश भी अजीब होती है, जितना झुलसाए उतना ही सुकून आता है। ऐसे में वान फाते अपनी डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठा नाश्ते में मसरूफ़ था। सुमकंदर सूट में मलबूस तैयार लग रहा था। अशर भी तैयार था। वो जानता था वो दोनों अदालत जा रहे हैं। उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता नाश्ता करती जौलियाना एकदम खनकारी। सब निगाहें उठा के उसे देखने लगे। क्या तालिया मुराद आज अदालत आएंगी? हाँ, जाहिर है। वो ना खुश हुई ना पेश हुई तो उसकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी। अशर ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। और अगर उसके खिलाफ फैसला आया तो अच्छा नहीं होगा। फैसले एक दिन में नहीं आ जाते, फातिह ने हमवार आवाज़ में कहा तो जौलियाना फ़ौरन बोली। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तालिया मुराद आजकल ज़रा सी बात पे बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मुतन से बोली। उसे जैसे तालिया पे बहुत गुस्सा था। जिस तरह का सलूक उन्होंने हमारे सामने दिखाया, ऐसा ही वो मीडिया के सामने दिखा रही हैं। कल उन्होंने एक सहाफ़ी को थप्पड़ खींच मारा। क्यों? फातिह ने चौंक के उसे देखा। आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे आबंग? अशर ने मुस्कुराते हुए कुर्सी धकेल लिया और उठ खड़ा हुआ। एक स्टोर में एक सहाफ़ी ने तालिया से सवाल करते हुए उसे असरा महमूद की कातिल कह दिया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। राहगीरियों ने वीडियो भी बना ली। तालिया बहुत हद तक अनस्टेबल हो चुकी है। मुझे बेगुनाह होते हुए कोई कातिल कहेगा तो मैं इससे भी ज़्यादा करूँगा। अशर नागवारी से बोला और प्लेट पर ही धकेलते हुए वहाँ से उठ गया। तालिया का जिक्र उसका आए रोज़ एक नया मसला, हर शय तकलीफ देती। सरमा की ये झुलसाती धूप अदालत की इमारत पे भी फैली थी। कैमरों के जलते बुझते फ्लैश की रोशनियाँ जो कमरा अदालत पहुँचने तक तालिया की आंखों में पड़ते रहे थे, उसको अंदर तक झुलसाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन वो स्याह हेड सर पे जमाए स्पाट चेहरे के साथ खामोशी से रिपोर्टर्स के हजूम से निकल आई थी। आज अदालत में पेश होने का दिन था और उसके पास गवाह था। तालिया मुराद को यकीन था कि उसका गवाह उसको बरी करवा लेगा। जज अपना डेस्क संभाल चुकी थी। वकील अपनी अपनी मेज़ पे बैठे थे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो हर तरफ खामोशी छा गई। प्रोसिक्यूटर जज की तरफ रुख किए अपने इफ्तिताही दलाइल देने लगा।
वो यहाँ से प्रोसिक्यूटर की पुष्ट देख सकती थी। वो नौजवान था, पुरजोश था और उसकी आवाज़ में तालिया मुराद के लिए तनफुर था। तालिया मुराद एक ख़तरनाक औरत है, योर ऑनर, वो हाथ हिलाते हुए बता रहा था। ये बहुत प्लानिंग से वान फाते और मिसिस असरा महमूद की ज़िंदगी में दाखिल हुई। इस ट्रायल के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने असरा महमूद के कीमती नवादरात हासिल करने की कोशिश की और फिर उन नवादरात की वसीयत लिखवा के असरा को मौत के घाट उतारा। तालिया अव्वलीन कतार की एक नशिस्त पे बैठी थी। उसने नज़रें घुमाई। दूसरी दोनों तरफ की कुर्सियों के दरमियान में गुजरने का रास्ता था। उसके दूसरी जानिब पहली कतार में अशर बैठा था। साथ सिकंदर मौजूद था। वो भी अशर की तरह स्याह सूट पहने उस मुकदमे के लिए तैयार होकर आया था। तालिया ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा। उसके साथ वाली कुर्सी पे एडम बैठा था। उसे देख के वो सादगी से मुस्कुराया। वो मुस्कुरा भी ना सकी, गर्दन सीधी की। मेरा पहला गवाह है सरमद जैदी, प्रोसिक्यूटर कह रहा था। सरमद ने रज़ाकाराना तौर पे गवाही की ख्वाहिश जाहिर की है। उसके पास केस से मुतल्लिक अहम मालूमात हैं। प्रोसिक्यूटर ने मुस्कुरा के पीछे बैठे अशर को देखा। अशर भी मुस्कुराया। तालिया ने गर्दन मोड़ के गौर से उसकी मुस्कुराहट देखी, फिर सपाट चेहरा सामने को मोड़ लिया। आज उसके चेहरे पे कोई तासुर ना था। कुछ देर बाद सरमद कटहरे में रखी कुर्सी पे बैठा हलफ ले रहा था। वो आज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पुरसुकून और पुरएतमाद। सूट भी पहन रखा था और कदरे मोतबर दिखाई दे रहा था। आपका असरा महमूद से क्या ताल्लुक़ था? चौखटे से नीचे खड़ा प्रोसिक्यूटर सवालात का आगाज़ करने लगा। सरमद ने उसी एतमाद से जवाब दिया, मैं उनके वालिद का मुलाजिम था। आपकी असरा से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई? उनकी मौत से भी शायद 3 साल पहले। मैं उनसे एक लंबा अरसा नहीं मिला था। तालिया ने एडम को देखा और एडम ने तालिया को, फिर दोनों सामने देखने लगे। आप उनकी मौत के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर आपने गवाही देने के लिए ख़ुद को क्यों पेश किया? प्रोसिक्यूटर के सवालात रटे रटाए थे, जैसे वो दोनों रिहर्सल करके आए थे। क्योंकि परसों रात आपकी ये मुलज़िमा अपनी एक साथी खातून के साथ मेरे घर आई थी। वो सामने कुर्सी पे बैठी तालिया की तरफ उंगली उठा के कह रहा था। वो सपाट चेहरे के साथ उसे देख के गई। ये ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ा, मुझे ज़ोदो कोप किया। उसने कॉलर का बटन खोला और गर्दन का निशान दिखाया। उन्होंने मेरे घर में तोड़ फोड़ की और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अदालत में पेश होकर उनके हक़ में बयान ना दिया तो ये मुझे कत्ल कर देंगी। चबा चबा के बोला। तालिया ने आंखें सख्ती से मींची। बहुत सी मुताज्जिब नज़रें उसकी तरफ उठी, उनमें से कुछ मलामती भी थी। और ये आपसे क्या बयान दिलवाना चाहती थी? पता नहीं, कुछ कह रही थी ये कि मैं कहूँ असरा महमूद को आर्सेनिक मैंने ला कर दिया, साथ मुझे भारी रकम की पेशकश भी की। मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे तालिया मुराद से जान का ख़तरा है। वो इतने एतमाद से कह रहा था जितने एतमाद से सच बोलने वाला सच बोलता है। कमरा अदालत की ऊंची खिड़कियों से चंद के अंदर आती धूप कटहरे पे सीधी पड़ रही थी। उस रोशनी में वो मोतबर लग रहा था। यहाँ सारे खेल सच और झूठ के थे या फिर वक्त के। प्रोसिक्यूटर ने रिमोट उठा के बटन दबाया तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे तस्वीर चलने लगी। सरमद के घर के लाउंज का मंजर। वहाँ हर शय टूटी बिखरी पड़ी थी। सिर्फ घड़ी और टोकरी नहीं बल्कि बर्तन भी टूटे पड़े थे। उसने यकीनन तालिया के जाते ही मज़ीद तोड़ फोड़ करके तस्वीर ले ली थी। योर विटनेस, आपका गवाह। प्रोसिक्यूटर वापस अपने डेस्क की तरफ आते हुए अहमद निज़ाम से बोला और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक मुस्कुराती नज़र अशर पर डाली। उसने मुस्कुरा के सर को खम दिया। अहमद निज़ाम ने गहरी सांस ली और खड़े हुए, फिर धीरे धीरे चलते हुए कटहरे के सामने आए। तो आप असरा महमूद के मुलाजिम हैं? मैं उनके वालिद का मुलाजिम था। और आप ये कह रहे हैं कि परसों रात तालिया मुराद आपके घर आई थी? अहमद निज़ाम ताज्जुब से पूछ रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने आपको धमकाया और जान से मारने की धमकी दी? जी, वो मुस्कुरा के बोला। अहमद निज़ाम चंद लम्हे उसका चेहरा देखते रहे, फिर खनखारे। मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक सवाल है। उन्होंने वक्फा दिया। तालिया मुराद किस वक्त आपके घर आई थी? तकरीबन रात के 3 बजे। और वो कब तक वहाँ रही? 10 से 15 मिनट। आपको वक्त कैसे याद है? क्योंकि उन्होंने मेरी घड़ी तोड़ी थी, उस पे वक्त वहीं जम गया था। 3:15। यानी 3 बजे से 3:15 तक तालिया मुराद आपके घर थी? जी। अहमद निज़ाम जज की तरफ मुड़े। योर ऑनर, मैं इस गवाह से मज़ीद सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक रिबटल गवाह पेश करना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूटर कोफत से उठा।
योर ऑनर, मुझे इस बात पे एतराज़ है। अहमद निज़ाम अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनके गवाह के पेश होने तक देर हो जाएगी और मेरा गवाह इसी कमरे में मौजूद है, बल्कि गवाहान। अहमद निज़ाम ने सामने बैठे पुलिस कमिश्नर की तरफ इशारा किया। ठीक है, बुलाइए उनको। जज ने कागज़ पे कुछ नोट करते हुए इजाज़त दी। प्रोसिक्यूटर उसी कोफर से वापस बैठा। पुलिस कमिश्नर ऊपर कटहरे तक आया, हल्फ लिया और टेक लगा के कुर्सी पे बैठ गया। आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। और क्या आपके थाने में तालिया मुराद का केस है? जी। अभी सरमद साहब ने कहा कि रात 3 बजे से 3:15 तक तालिया मुराद उनके घर पे मौजूद थी। क्या ये दुरुस्त है? ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। जहाँ अशर चौंक के सीधा हुआ और सरमद ने ताज्जुब से कमिश्नर को देखा। वहीं स्याह हैट वाली लड़की धीरे से मुस्कुरा दी। उसका गवाह आन पहुँचा था। वक्त, आज वक्त ने तालिया मुराद के लिए गवाही देनी थी। अदालत को बताइए कि ये नामुमकिन कैसे है? पुलिस कमिश्नर ने चेहरा माइक के करीब किया और संजीदगी से बोला, क्योंकि परसों रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक तालिया मुराद हमारे थाने में हमारी हिरासत में थी। उन्होंने एक रिपोर्टर को थप्पड़ दे मारा था और रिपोर्टर ने पुलिस बुला ली थी। मैं पूरी रात वहीं बैठा इसी मामले को सुलझाता रहा था। मेरा पूरा थाना इस बात का गवाह है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं। आप अहमद निज़ाम भी उनके साथ थे? अशर ने बेयकीनी से गर्दन मोड़ के तालिया को देखा। वो मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। सरमद ने अचंभे से गर्दन इधर उधर घुमाई। उसे समझ नहीं आया कि कमिश्नर झूठ क्यों बोल रहा था। क्या 3 बजे तालिया मुराद 15 मिनट के लिए आपकी नज़रों से दूर हुई थी? हरगिज़ नहीं, वो सारा वक्त हमारी नज़रों के सामने थी। वो मेरे ऑफिस में बैठी थी, ब्लाइंड्स खुले थे, सारा थाना उनको देख सकता था। आप सीसीटीवी चेक कर लें, ऑफिसर्स को बुला लें, बल्कि उस सहाफ़ी को थप्पड़ मारने की वीडियो भी हमारे पास है, उस पर टाइम स्टैम्प है। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये कल मेरे घर इसी वक्त पे आई थी। सरमद अपनी जगह से ऊंचा सा बोला। वो मुतअज्जिब था, उलझा हुआ था। जज ने बरहमी से उसे रोका। अपनी बारी पे बोलिए। सरमद जब दोबारा कटहरे में आया तो उसकी रंगत उड़ी उड़ी थी। अहमद निज़ाम ने मुस्कुरा के उसे देखा। इससे यही साबित होता है कि वो आपके घर नहीं आए, बल्कि आपको किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाने को कहा है। वो आई थी, एक औरत भी साथ थी। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और पैसे देने की ऑफ़र भी की। जान से मारने की धमकी दी या पैसे दिए? लोग एक वक्त में एक चीज़ किया करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। आपने कहा कि आपकी टूटी घड़ी पे वक्त 3:15 पे फ्रीज़ हो चुका है सरमद। आपने वो घड़ी गालबन खुद ही तोड़ी थी, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम था कि तालिया मुराद इस वक्त थाने में है। आपने सोचा कि वो अपने घर होंगी और उनके पास कोई एलिबाई नहीं होगी। शायद मुझे वक्त बताने में गलती लगी हो। अगर अभी क्राइम सर्च यूनिट आपके घर जाए तो उनको आपकी टूटी घड़ी पे क्या वक्त फ्रीज़ हुआ मिलेगा? वो उतनी तेज़ी से बोले कि सरमद गड़बड़ा गया। अब वो अपने बताए वक्त से नहीं फिर सकता था। उसने खुद देखा था घड़ी पे वक्त। तालिया मुराद एक ही वक्त पे 2 जगहों पे कैसे हो सकती थी? उसके पास वक्त की चाबी थोड़ा ही थी। ऑब्जेक्शन। प्रोसिक्यूटर जब्त न कर सका और जगह से उठा। जज और अहमद निज़ाम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसे समझ नहीं आई कि वो किस बात पे ऑब्जेक्शन करे। वो वापस बैठ गया। अशर झुक के खफकी से उसे कुछ कहने लगा। वो जवाबन परेशानी से वजाहत देने लगा। अहमद निज़ाम वापस सरमद की तरफ मुड़े। तो आप मुझे ये बताइए कि तालिया मुराद एक ही वक्त में 2 जगहों पे कैसे हो सकती हैं, सिवाय इसके कि उनके पास कोई टाइम टर्नर हो जिससे वो वक्त को पीछे कर सके? अहमद निज़ाम ने कमरा अदालत की तरफ चेहरा मोड़ा और बाआवाज़ बुलंद कहा, और हम सब जानते हैं कि वक्त की कोई चाबी नहीं है। गया वक्त हाथ नहीं आता, ना आज तक वक्त किसी के लिए रुका है ना? तालिया मुस्कुरा दी। एडम भी मुस्कुरा दिया। फिर वो उसकी तरफ झुका और आहिस्ता से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम कर जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। कटहरे में खड़े सरमद का दिमाग साए साए कर रहा था। वो बार बार बेयकीनी से पहली रो में बैठी स्याह हैट वाली लड़की को देखता था। वो आज जारहाना अंदाज वाली लड़की नहीं लग रही थी। वो बस सादगी से मुस्कुरा रही थी। आपकी बातें इतनी अहमकाना है सरमद साहब कि मैं उन पर कोई सवाल ही नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं, अहमद निज़ाम ने अफसोस से कहा। तो सरमद ने देखा जज ने सर झटक के कागज़ पे कुछ लिखा है। प्रोसिक्यूटर बरहमी से अशर से सरगोशी कर रहा है और हाजरीन चुपती नज़रों से सरमद को देख रहे थे। वो सच कह रहा था और वो जानता था कि वो सच कह रहा है, लेकिन कोई उसका यकीन करने को तैयार ना था। सरमद, मेरे पास आपके फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं। उस रात तालिया मुराद तो आपके घर नहीं गई थी, लेकिन आपने उस रात ये कॉल्स ज़रूर की थी। अहमद निज़ाम एक कागज़ उसे दिखाते हुए कह रहे थे, और ये कॉल्स आपने अशर महमूद को की थी।
सरमद ने खुश लबों पे ज़बान फेरी। फिर बेचारगी से नीचे बैठे अशर को देखा, जिसने एकदम पहलू बदला था। सिकंदर ने गर्दन मोड़ के अशर को देखा, फिर सरमद को। आपने अशर को क्यों कॉल की? मुझे याद नहीं। आप काफ़ी देर तक उनसे बात करते रहे। आपने उनसे 4 दफ़ा कल से आज तक बात की, लेकिन आपको याद नहीं। क्या उन्होंने कहा था तालिया मुराद पे तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाने के लिए? ये कॉल रिकॉर्ड झूठे हैं, वो गर्दन कड़ा के बोला। साथ ही परेशान नज़रों से सामने कुर्सियों पर बैठे अशर को देखा। वो लबों पे मुट्ठी रखे उससे घूरे जा रहा था। मैं आपकी याददाश्त ताज़ा किए देता हूँ। इस औरत को पहचानते हैं आप? अहमद निज़ाम ने फ़ोल्डर से एक फ़ोटो निकाल के उसके सामने की। प्रोसिक्यूटर बेचैनी से वो उठा। इस सवाल का केस से क्या ताल्लुक़ है? अहमद निज़ाम तहम्मुल से उसकी तरफ घूमे। प्रोसिक्यूटर साहब, गवाह का नाम आपने फहरिस्त में लिखा था, उसके मुतालिक पूरा रिसर्च करके मैं लाया हूँ। मैं आपके लिए आपकी जॉब आसान कर रहा हूँ। कितना ही अच्छा हो कि आप तहम्मुल से गवाह को जवाब देने का मौका दें। उनका अंदाज़ ऐसा दो टोक था कि वो कुछ कह ना सका। जज साहिबा ने भी नागवारी से एतराज़ रद्द किया तो वो माथे पे बल लिए वापस बैठ गया। अहमद निज़ाम फुर्सत से वापस सरमद की तरफ मुड़े। मैं इसको नहीं पहचानता, उसने साफ इनकार कर दिया। ये लड़की एक ज़माने में असरा महमूद के घर बतौर आया काम करती थी। इसको हायर करने के कुछ अरसे बाद उसने अपने साथी के साथ आरियाना बिनते फाते को अगवा किया और एक हादसे में दोनों की मौत वाक़ई हो गई। यही लड़की आपकी कालीनों की दुकान पे भी काम करती थी। मैंने इस लड़की की फैमिली को भी ट्रेस किया है। मुझे याद नहीं। सरमद साहब, मेरा ख्याल है असरा को इल्म नहीं था कि इस लड़की को आपने भेजा था। आप उसके ज़रिए आरियाना को अगवा करके तावान लेना चाहते थे, लेकिन बच्ची की हादसाती मौत के बाद आप खामोश हो गए। कई बरस बाद किसी तरह असरा को इसका इल्म हो गया। उन्होंने आपको कॉल की। अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल वो आपकी दुकान में आपसे मिलने भी गई। आपकी दुकान में काम करने वालों को उनकी आमद का दिन तक याद है। असरा ने आपको कानून के कटहरे में लाने की धमकी भी दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर वो कहे जा रहे थे। आपने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया। ये आदमी अब जेल में होता है और ये इसका बयान हल्फी है। अहमद निज़ाम ने कागज़ जज के डेस्क पे रखा। ये आदमी आपका जाना पहचाना दोस्त था। आपने इससे आर्सेनिक खरीदा और फिर आपने वो जहर आलूद केक असरा को भेजे। असरा को कत्ल करने की सबसे बड़ी वजह आपके पास है, क्योंकि वो आपको गिरफ्तार करवाना चाहती थी। ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनका कत्ल नहीं किया, वो मेरी मालकिन थी। आपने कहा उनके वालिद आपके मालिक थे। हाँ ठीक है, मैं उनका वफादार मुलाजिम था। ठीक है, मैं उनसे मिला, वो मेरी शॉप पे आई, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ आर्सेनिक मंगवाया था। किसी को आर्सेनिक देना कोई जुर्म नहीं है। वो जज्बाती होकर नहीं कह रहा था, वो तेज़ी से कह रहा था। अदालती कमरे में दबी दबी सरगोशियाँ बुलंद हुई। सिकंदर ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर अशर को। फिर उसने अशर से कुछ पूछा, लेकिन वो जवाब दिए बिना सरमद को घूरता रहा। आपके पास क्या सबूत है कि आर्सेनिक आपने अपने लिए ख़रीदा या उनके लिए? वो पूछ रहे थे। जज अपनी ऐनक के ऊपर से गौर से सरमद को देख रही थी। अशर ने झुक के प्रोसिक्यूटर को मुखातिब किया, लेकिन ये पहली दफ़ा उसने हाथ उठा के अशर को रोक दिया। वो उस आदमी की कहानी सुनना चाहता था। उन्होंने बदले में मुझे डायमंड नेकलेस दिया था। आप उस ज्वेलरी स्टोर पे चले जाइए, उनके पास रिकॉर्ड होगा। मैंने वो डायमंड बेचे भी थे। अगर वो मुझ पर खफा होती तो मुझे वो सेट ना देती। उसका एतमाद बढ़ने लगा। तालिया मुराद मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम डालना चाह रही हैं, हालांकि ये सच नहीं है। मैंने सिर्फ उनको आर्सेनिक दिया था। आप ये कह रहे हैं कि असरा ने आर्सेनिक खुद मंगवाया था? योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर फिर से उठा। अगर मिसिज असरा को वो आर्सेनिक किस शख्स ने दिया था, तब भी इससे ये साबित नहीं होता कि उनका कत्ल उसी आर्सेनिक से हुआ है। तालिया मुराद के पास वसाइल की क्या कमी है? वो कहीं और से भी ले सकती हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो तहम्मुल से बोले। सरमद साहब, जिस आईपी एड्रेस से तालिया मुराद का क्रेडिट कार्ड हैक करके केक ऑर्डर किए गए थे, वो उन कॉफ़ी शॉप्स के थे जो आपकी दुकान के 200 मीटर रेडियस में आती थी। आपके फ़ोन की जीपीएस डेटा के मुताबिक आप भी उन्हीं जगहों पे उसी वक्त मौजूद थे जब ये हैक हुआ। आप इतने दिन इत्तेफाक से उन्हीं जगहों पे क्यों थे? मैंने कोई कार्ड हैक नहीं किया। मुझे उन केक्स का कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ आर्सेनिक दिया था और आर्सेनिक देना जुर्म नहीं होता। वो हामते हुए कह रहा था। उसे अदालत आना ही नहीं चाहिए था। अगर अशर ना कहता तो वो कभी यहाँ ना आता। वो रपोश हो जाता। ये सारा खेल तालिया मुराद का था। वो और उसकी दोस्त, वो उसके साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल के गए थे। वो उसे किसी और तरह अदालत नहीं ला सकते थे। उन्हें मालूम था वो अशर से रब्ता करेगा और अशर उसको अदालत में जाके तालिया का केस ख़राब करने को कहेगा। वो खुद चल के उनके फंदे में आ गया था। असरा ने आर्सेनिक मंगवाने की कोई वजह तो बताई होगी।
उन्होंने कहा था उन्हें एक जान लेनी है। मुझे नहीं मालूम था कि वो चुप हो गया कि वो अपनी जान लेने जा रही थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि असरा महमूद ने खुदकुशी की है? मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ आर्सेनिक ला कर दिया था, ये जुर्म नहीं है, वो ज़िद चौंके बोला। अहमद निज़ाम चंद लम्हे उसे देखते रहे। मेरा आखिरी सवाल, उन्होंने गहरी सांस ली, आपने किस किस को बताया था कि असरा महमूद ने आपसे आर्सेनिक मंगवाया है? सरमद की रंगत फीकी पड़ी। किसी को नहीं सरमद साहब, ये आपके इस ज़माने के फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने कागजात का एक पलंदा जज साहिबा की मेज़ पे रखा। आपने असरा से मिलने के बाद से उनकी मौत तक कई दफ़ा एक नंबर पे कॉल की और इस नंबर पे बात भी की। ये नंबर इस ज़माने में अशर महमूद के ज़ेरे इस्तेमाल था और उन्हीं के ID कार्ड पे रजिस्टर्ड है। क्या आपने अशर साहब को बताया था कि उनकी बहन ने आर्सेनिक मंगवाया है? कमरा अदालत में जैसे सबको सांप सूंघ गया। सिकंदर ने गर्दन मोड़ के अशर को देखा, बेयकीनी से, सदमे से। ऐश, उसने अशर को कोहनी से झंझोड़ा, लेकिन अशर ने हरकत ना की। वो सामने देखता रहा। उसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे। मुझे याद नहीं, वो हकलाया। सरमद, मैं आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव और आपके ईमेल अकाउंट से लेकर आपकी हर चीज़ का रिकॉर्ड कोर्ट में मंगवा लूँगा। पुलिस की टीम आपकी एक एक कॉल, एक एक मूवमेंट को माजी में ट्रेस कर लेगी। ये वज़ीर आज़म की बीवी का कत्ल केस है, सिर्फ सच आपको बचाएगा। अहमद निज़ाम ने ऊंची आवाज़ में दोहराया। क्या आपने किसी और को बताया था कि असरा महमूद ने आपसे जहर मंगवाया है? मैंने सिर्फ अशर साहब को बताया था। वो अब अशर को नहीं देख रहा था। अशर की चुभती नज़रें उस पर जमी थी। उसकी आंखें इतनी गुलाबी हो रही थी कि लगता था खून बह निकलेगा। लोग मुड़ मुड़ के अब अशर को देख रहे थे। आप जानते थे मामा ने उससे जहर मंगवाया था? सिकंदर दबी आवाज़ में घर आया। ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो बुड़बुड़ाया। सिकंदर ने चेहरा मोड़ लिया। उसके माथे पे बल थे और आंखों में नमी थी। और अदालत को बताइए, अशर साहब ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं खामोशी से असरा मैम को आर्सेनिक मुहैया कर दूं। सरमद ने चेहरा झुका दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। अहमद निज़ाम जज के सामने जा खड़े हुए और कहने लगे, असरा महमूद ने उस शख्स से आर्सेनिक मंगवाया था जो केक मुबैना तौर पे तालिया मुराद ने भेजे। उन पे आर्सेनिक नहीं लगा होता था। इस बात के लिए हमारे पास गवाह हैं। कौन? तालिया ने चौंक के सर उठाया। प्रधानमंत्री खुद। उनका कहना है कि केक पे आइसिंग नहीं थी। अगर अदालत उनको तलब करे तो वो आकर खुद गवाही देंगे। फ़िलहाल ये उनकी तरफ से हल्फिया बयान है। उन्होंने एक और कागज़ जज साहिबा के सामने रखा। तालिया के गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। लेकिन उस शाम से वापसी मुमकिन न थी। केक जिसने भी भेजे, ये मामा हल करना पुलिस का काम है। अहमद निज़ाम अब कह रहे थे, लेकिन मैं ये बात साबित कर चुका हूँ कि आर्सेनिक असरा महमूद ने खुद मंगवाई थी। जनाब आली, असरा महमूद की मौत कत्ल नहीं, खुदकुशी थी। और अगर इसमें किसी का कसूर है तो दो लोगों का। एक ये शख्स, सरमद की तरफ इशारा किया, जिसने उनको जहर ला के दिया, और दूसरा अशर महमूद। पीछे हाजरीन में बैठे अशर की जानिब बाजू बुलंद किया, जिसको मालूम था कि उसकी बहन जहर मंगवा रही है और जहर किसी को शफा नहीं दिया करता। उसका काम जान लेना ही होता है, अपनी या किसी और की। लेकिन अशर महमूद ने ये होने दिया। मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि तालिया मुराद के अगवाकारों के कंटेनर से मिलने वाले खून और DNA के सैंपल अशर महमूद के सैंपल्स के साथ मैच किए जाएं। मुझे शक है कि अदालत को वहाँ से हैरत अंगेज़ नताइज मिलेंगे। अशर सर झटकते हुए उठा, कोट का बटन बंद किया और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरमियानी रास्ते के वस्त तक पहुँचा था जब जज साहिबा की आवाज़ सुनाई दी। आप कहाँ जा रहे हैं अशर साहब? उसने कोफत से आंखें मींची और रुक गया। अब वहाँ से निकलना इतना आसान ना था। अदालत से वापसी के सफ़र में उन रोशनियों में इजाफा हो चुका था। झुलसाती धूप आंखों में पड़ रही थी। ऊपर से कैमरों के चमकते फ्लैश, निगाहें चुंधिया गई थी, या शायद उसकी आंखें चुंधियाई हुई थी। वो किसी ख्वाब, किसी कैफियत में बाहर आ रही थी। एडम उसके साथ था और रिपोर्टर्स का हजूम उसके सामने माइक और कैमरे उठाए चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था, चैतालिया, अदालत ने आपके ट्रायल को मिस ट्रायल करार देकर आपको हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। इस पे क्या कहेंगी? क्या आपको अशर महमूद ने अगवा किया था? क्या अशर महमूद ने अपनी बहन का कत्ल करवाया है? क्या अदालत सरमद को छोड़ देगी? हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। एडम रिपोर्टर से बात कर रहा था। वो बस खामोशी से आगे बढ़ रही थी, हर इल्ज़ाम और हर जुर्म से आज़ाद। कुछ रिपोर्टर्स ऐसे थे जो दूर घास पे खड़े अपने अपने कैमरा मैनों की तरफ चेहरा किए माइक उठा के रिपोर्ट पेश कर रहे थे।
वो केक किसने भेजे? हम नहीं जानते नाजरीन। अदालत ने सरमद जहदी को गिरफ्तार करके रीट्रायल का हुक्म दिया है। तालिया मुराद अब आज़ाद है। आज़ाद तो अशर महमूद भी हैं, लेकिन वो रीट्रायल से पहले तक मुल्क नहीं छोड़ सकते। सवाल ये है कि क्या किसी को आर्सेनिक मुहैया करना जुर्म है? आर्सेनिक होता क्या और ये किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? इस बारे में हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहे हैं। फासले फासले पे कहीं रिपोर्टर्स खड़े अपने चैनल के कैमरे को देखते हुए अपनी अपनी अदालत सजाए हुए थे। वो स्याह शीशों वाली कार में बैठे और दरवाज़ा बंद किया। उस लंबी कार में नशिस्तें आमने सामने बनी थी। एडम उसके साथ बैठा था और अहमद निज़ाम सामने। कार चल पड़ी, रिपोर्टर्स के सवालात से दूर, अदालत की इमारत की धूप से दूर। अहमद निज़ाम ने बलाखिर गहरी सांस ली। ये खून के निशानात वाले कंटेनर का आपने बहुत रिस्क लिया चैतालिया। मुझे पहले मालूम होता तो आपको रोक देता, लेकिन मान लें कि इससे फ़र्क पड़ा है। अशर महमूद एक लंबे अरसे के लिए मशकूक हो गया है, लेकिन वो इस केस से बरी हो जाएगा। मुझे मालूम है वो बरी हो जाएगा। सरमद भी बरी हो जाएगा। किसी को सज़ा नहीं होगी, मगर मैं सर्वाइवल मोड में हूँ। अहमद निज़ाम साहब, मुझे खुद को बरी करवाने के लिए वो सब करना था जो मैं कर सकती थी। अशर जानता था कि असरा जहर मंगवा रही हैं, तो उसने उनको क्यों नहीं रोका? एडम ने सोचते हुए अफसोस से पूछा। क्योंकि असरा और फ़ाते के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अशर ने समझा होगा कि या तो वो फ़ाते को मारना चाहती हैं या तालिया को। दोनों सूरतों में अशर का फ़ायदा था। यानी इतने सालों से अशर जानता था कि जहर असरा ने मंगवाया था, फिर भी उसने आपको हर जगह मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। एडम ने करते हुए सर हिलाया। उस पुरस्रारियत से मुस्कुराई। मैंने अशर को इस केस में इसलिए फंसाया है क्योंकि वो इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन इस धब्बे के बाद इलेक्शन तो क्या उसको पार्टी का कोई अहम ओहदा भी नहीं मिलेगा। बाद में वो बरी हो जाएगा, सबूत ना काफ़ी होंगे, लेकिन एथिक्स कमेटी उसको दौरान तफ्तीशी पार्टी से साइड लाइन कर देगी। मैंने कहा था ना, मैं स्याह हूँ एडम। आप स्याह नहीं है चैतालिया। अहमद निज़ाम सादगी से मुस्कुरा के बोले। वो भी मुस्कुरा दी। लेकिन आर यू श्योर कि आपने वक्त को रोकने वाली कोई घड़ी इस्तेमाल नहीं की थी? तालिया हंसती। नहीं, हमने सिर्फ वही किया था जो हमें करना आता है। सरमद एक ही जगह से शाम की चाय पीता है। हमने उसकी चाय को ड्रग किया था। वो इतनी गहरी नींद सोया कि उसे मालूम न हुआ कब कोई उसके घर बिना आवाज़ के दाखिल हुआ है और उसके फ़ोन और घड़ियों के औकात को 2 घंटे आगे कर गया है। हम उससे 1 बजे मिलने गए थे और जाते हुए उसकी केबल की तार काट गए थे। अगली रात दाते ने उसकी घड़ियां दुरुस्त कर दी थी। इंटरनेट अभी तक उसका ख़राब है। तभी उसने सिम कार्ड से अशर को कॉल मिलाई थी और वापसी पे चैतालिया ने उस स्टोर में मेरे भेजे रिपोर्टर को मुक्का मारा जो तवक्को के मुताबिक आपको थाने ले गया। थाने से बेहतरीन एलिबाई कोई नहीं होती। इसलिए फॉर द लास्ट टाइम अहमद निज़ाम साहब, हमने कोई टाइम टर्नर इस्तेमाल नहीं किया था। आप लोगों से कुछ बैद भी नहीं है। आखिर आप वक्त के मुसाफिर रहे हैं। उन्होंने झरझरी लेकर सर झटका। वो तालिया की वक्त की सफ़र वाली बातें यूं दोहराते थे जैसे उन्हें उन पर यकीन हो, लेकिन तालिया का ख्याल था वो अंदर से अभी तक उन पर यकीन नहीं कर पाए। कोई भी नहीं कर पाएगा। आपका शुक्रिया। कार अहमद निज़ाम के घर के करीब रुकी तो वो बोली। शोफर ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से सरमा की धूप में लिपटी धनक अंदर उमड़ आई। अधेड़ उम्र वकील ने शाने उचकाए और अपना ब्रीफ केस संभालते हुए उठा। शोफर ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने नीचे उतरते हुए कहा, आपने मेरी फ़ीस दे दी। दैट्स इट। मैंने ये सब फ़ीस के लिए ही किया था। तालिया की सोगवार मुस्कुराहट गहरी हो गई। अगर आप ना होते तो मैं इस केस से ना निकल पाती, और अगर आपका दोस्त मेरी मदद ना करता तो मैं अपने पुराने जुराइम के लिए माफ़ीनामा कभी हासिल ना कर सकती। अहमद निज़ाम अपने घर के लॉन की तरफ पुश्त किए खड़े थे। तालिया को ताज्जुब से देखा और बोले, कौन सा दोस्त? और कंधे उचका के मुड़ गए। तेज़ धूप उनके अकब से आ रही थी, जहाँ घास पे धनक के सारे रंग बिखरे थे। तालिया ने माथे पे छज्जा बना के उनको जाते देखा और मुस्कुरा दी। जानते हो मुझे इस आदमी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? दरवाज़ा बंद हुआ तो वो एडम से बोली, क्या? जब इनको एहसास हुआ कि मैं स्याही का रास्ता छोड़ चुकी हूँ तो उन्होंने मेरे अंदर की अच्छाई को एक नहीं कहीं मौके दिए। इनके किसी कदम से कोई अच्छाई के रास्ते पे जाता हुआ शख्स बददिल ना हो जाए, बस इस एक बात के लिए ये इतना अरसा मेरे साथ लगे रहे। ऐसे लोग कम मिलते हैं एडम, और आप जैसी भारी फीस भी कम लोग ही देते हैं। एडम हंस के बोला था। तालिया मुस्कुरा के खिड़की से बाहर देखने लगी। सदियों की मुसाफत के बाद बल आखिर वो आज़ाद थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो इसको
ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।